अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप जानते हैं कि हर तरफ से अफगानिस्तान अफगानिस्तान हो रहा है और रोज़ एक नई खबर हमें सुनने को मिलती है। बिल्कुल इसी तरह से आज भी कुछ अपडेट्स हैं वो लेके हम हाजिर हुए हैं और हमारे साथ हैं जी मेजर मानिक एम जौली साहब, जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। सर आज तो नमस्कार, अजीब जय ही हिंद। माहौल था। बिल्कुल ठीक सर। सर आज एक अजीब ही माहौल था। लोग प्लेन से हमें मतलब नजर आया टीवी चैनल्स पे और कई जगह के जो अफगानी पब्लिक है वो अमेरिकन एयरफोर्स का प्लेन था उससे लटकी हुई है। तो भागने के लिए लोग रोड्स पे एयरपोर्ट्स पे हर तरफ नजर आए। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी गायब हो गए। अशरफ गनी साहब, उनका कुछ पता नहीं लग रहा है कि वो किस तरफ को निकले हैं। और एक डेलीगेशन जैसे पहले भी था कि पाकिस्तान की तरफ भी आया है और बातचीत चल रही है। बहुत से लोग सर ये भी कहते हैं कि जो डिफेंड करते हैं यानी तालिबान को, उनका कहना है कि कम से कम इससे वो मार काट जो शुरू हुई हुई थी, जो जंग थी, कम से कम वो रुक गई है। आप किस तरह देखते हैं अभी जो करंट सिचुएशन है और इस सबको? हाँ जी, तो जो काफ़ी देर से लोग स्पेकुलेट कर रहे थे होगा होगा किसी स्टेज पर, वो एकदम हम्म, से हो ही गया। हम्म, इवन यूएस प्रेसिडेंट ने, यूएस अथॉरिटीज़ ने, थिंक टैंक्स ने ये बोला था कि काबुल की लड़ाई, या जिसको बोलते हैं द फाइट फॉर पावर, फाइट फॉर अथॉरिटी, हम्म, तकरीबन 6 से 9 महीने, एक साल तक चलने की संभावना है। पर आपके साथ जब मैंने पहला वीडियो किया था तो मैंने उसमें बोला था कि सितंबर तक ये गवर्नमेंट बना देंगे, और हम्म, बल्कि उन्होंने तो उससे भी बहुत पहले काम कर दिया। हम्म, और इसका एक मेन रीज़न यही है कि काबुल ने कोई फाइट पुटअप ही नहीं करी। आई थिंक उसका उन्होंने रीज़न यही सोचा होगा कि अननेसेसरी कैजुअलिटीज़ को क्यों बढ़ाया जाए, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है, बॉम्बिंग होती है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट सिविलियन पॉपुलेशन होती है। तो शायद इस कारण प्रेसिडेंट गनी ने एकदम अपनी सरकार छोड़ के, आई थिंक वो तजिकिस्तान चले गए हैं अपने खेमे के साथ। और बाकी जो तालिबान ने बोला था कि हम किसी भी हालत में कोई भी इंटरिम या मिक्स गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, अगर हम लेंगे अथॉरिटी तो कंप्लीट लेंगे, और उन्होंने वही किया। इसी कारण कोई रेजोल्यूशन का स्कोप खत्म हो गया था। तो जब कोई बोलता है कि मैं पूरी तरह से अपनी सरकार लूंगा तो मतलब वो एंड तक लड़ाई लड़ेगा, तो उसी तरह से कैजुअलिटीज बचाने के लिए उन्होंने अपना छोड़ दिया। और इसी कारण आई थिंक काबुल में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने कुछ प्लानिंग करी, उनके हाथ से पूरी प्लानिंग निकल गई। दिख तो सबको रहा था कि अभी बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, पर लोग सोचते हैं कि ओके मैं सितंबर में निकल जाऊंगा, अक्टूबर में, या थोड़े दिन बाद। पर जैसे 2 दिन पहले का अपडेट था कि वो काबुल से 20 किलोमीटर दूर है। मैंने हमारे एक मैगजीन है आउटलुक, उसमें आर्टिकल लिखा था कि एज आई एम राइटिंग दिस आर्टिकल, तालिबान आर 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम काबुल, और मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी देम टुमारो, स्टार्टिंग विद सीज ऑफ काबुल, कि कल उनकी वहाँ काबुल की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन शाम तक तो वो अंदर चले गए, किसी को कोई फाइट नहीं हुई, तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। तो इस कारण से जो काबुल के आम निवासी हैं उनको आई थिंक प्लानिंग का मौका नहीं मिला। सभी एम्बेसीज ने फटाफट इवैक्यूएट किया, और इसमें सबसे ज़्यादा जल्दी अमेरिका ने अपने, जैसे जैसे हमने वीडियोस में देखा हो, उनका जो C-17 प्लेन है, वो लोग उस पर लटक रहे हैं, हाथ दे के रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ले जाओ। तो काफ़ी मतलब बुरा हाल है काबुल एयरपोर्ट पर, और लोग मरे भी हैं। एक एक बड़ा ही भयानक वीडियो है जिसमें जहाज हवा हवा में है, हवाई जहाज, और उससे लोग 3 लोग गिर के मर गए, क्योंकि वो उसके टायर से लटक गए थे। लेकिन जब टायर रिट्रैक्ट होते हैं तो अंदर कोई जगह थोड़ी होती है आदमी के होने की, वो फिसल के गिर गए। तो इस कारण से काफ़ी बुरा हाल है इस टाइम काबुल का। और जितने भी वहाँ से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, तालिबान ने ऑलरेडी घर घर जाके पूछना शुरू कर दिया है कौन कौन से लोग सरकार के लिए काम करते थे, या कोई महिलाएं जो काम करती थी, कौन स्कूल जाता था कौन नहीं। तो जो तालिबानाइजेशन ऑफ काबुल है, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। तो हम तो सिर्फ यही सोच सकते हैं कि उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि सिचुएशन ठीक रहे लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक। सर इससे पहले हम आगे बढ़े, आपने फैन चलाया हुआ है। हाँ जी। सर बंद कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, फिर ये 5 मिनट दोबारा कर लेते हैं। नहीं नहीं सर, ये ऐसे ही रहने दें, आगे वाला फिर सही हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि अच्छा फैन की एक आवाज आ रही है। सेकंड, एक सेकंड।
हाँ जी, इज इट बेटर नाउ? हाँ परफेक्ट। आप एसी बेशक ऑन करें लेकिन फैन ना ऑन किया करें, उससे आवाज शोर आता है उसमें ना। ठीक है जी, मैं नया नया हूँ यूट्यूबर, तो सीख नहीं रहा सर, हूँ। लास्ट टाइम ही मैंने आपका फैन बंद करवाया था, अगर आपको आई याद नो या। हो। आप भूल गए शायद। नहीं कोई बात नहीं, खैर वो सच सही है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से चलती, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स ना। सर एक चीज और हमने इसमें देखी कि एयरपोर्ट पे जैसे आपने देखा कि प्लेन के पास बहुत लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, भागना चाह रहे थे। और तो उसकी तो खैर एक वजह तालिबान भी हो सकते हैं कि जिस तरह की गवर्नमेंट उनकी पिछली बार थी और जैसे उनकी गवर्नमेंट होती है उससे भी लोग भाग रहे थे। लेकिन हमें वहां पे कोई फीमेल नजर नहीं आई, ऐसा लगा कि सारे जो मर्द हैं वही भाग रहे हैं और पता नहीं उन्होंने अपनी फैमिलीज को कहाँ पे छोड़ा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अब ये दोबारा से, वैसे तो मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी उनका कल्चर है कि ये औरतों को कोड़े मार रहे होते हैं या ये लोगों को कत्ल कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है कि तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो कम से कम वो जंग जो है वो रुक जाएगी। तो आप समझते हैं कि इसका कोई फायदा है कि जंग रुक जाएगी? बाकी वो अपनी कंट्री में कुछ भी कर रहे हो, अगर उससे हमारे मुल्क तक कोई चीज नहीं पहुंचती तो हम होने दें उसको और बैठ के तमाशा देखें? हाँ जी, तो दो बात जो आपने बोली, एक तो एयरपोर्ट पे ये एक दोपहर को किसी ने एक ने ट्वीट करा था, उसके बाद सारे इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट हैंडल्स भी, वाई आर देयर नो वुमेन ऑन एयरपोर्ट। तो होता है ना एक चीज, जैसे ब्रेन वेव होता है सभी एक साथ। बट द थिंग इज, कुछ फोटोग्राफ्स में एक तो वुमेन भी थी वहां पे, बट सेकेंडली अगर नहीं भी थी तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, महिलाएं आपको दंगों में भी नहीं दिखेंगी। महिला आपको किसी भी अगर राइट्स हो रहे हैं वहां पे भी आपको वुमेन ज्यादा नहीं दिखेंगी। द सिचुएशन, लेकिन जहां जहां से प्लेन टेक ऑफ हुए हैं, कोई टर्की जा रहा है, कोई इंडिया ने C-17 भेजा था, जहां से लैंड हुए उसमें महिलाएं आई, तो वो अपनी जहां जहां उनकी टिकट, जहां की उनकी पॉसिबिलिटी थी फ्लाइट में जाने की, वो उसमें गई हैं। लेकिन इस तरह के भाग भाग के जहाजों को बस की तरह चढ़ने की कोशिश, आई डोंट थिंक कि वहां पे कोई भी औरत वैसे भी जाएगी, चाहे इट इज नॉट अ इशू ऑफ फेमिनिज्म, इट इज इशू ऑफ कॉमन सेंस। आई थिंक औरतों में ज्यादा कॉमन सेंस है, चढ़ते जहाज को नहीं रोक रही वो। तो इट इज जस्ट, इट हैज, एंड ऑल्सो आई मीन अगेन कॉमन सेंस डिक्टेट्स कि अगर आपके शहर पे तालिबान ने रूल कर लिया और आपको पता है उनका रवैया औरतों की तरफ किस तरह का है, तो आई डोंट थिंक कि भीड़ में आप वहां जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आप नहीं जानती वो एयरपोर्ट पे किसका रूल है। 1992 में जब उनके प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह गए थे, वो एयरपोर्ट से वापस भेज दिए थे, क्योंकि वो भी तब जब इंडियन जहाज सामने खड़ा था। तो इसमें ये होता है कि आप, द फियर ऑफ अननोन, जिस चीज को आप नहीं जानते आप वहां जाके पंगा नहीं लेंगे, जबकि इट इज बेटर टू स्टे सेफ इन हाउस एंड सी हाउ द थिंग्स प्रोग्रेस, यू होप फॉर द बेस्ट कि हो सकता है ना हो, लेकिन फालतू में क्यों रिस्क लेना। और जहां तक आप सेकंड बात बोल रहे हैं कि हमारे पड़ोस में कुछ हो रहा है और हम उससे अछूते रहें या उसमें इंटरफेयर नहीं करें, ऐसा नहीं होगा। इसमें हर कोई इंटरफेयर ऑलरेडी कर चुका है, मोर देन एनीबडी। ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैज अ मेजर रोल टू प्ले है, और उसके बाद चाइना आएगा। इंडिया का रोल काफी, हम हमारा अभी, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच एज इंडियन पॉलिसी इज, स्पेशली इस केस में। हाँ जी। सर बहुत से लोगों की जो जो एनालिसिस कर रहे थे, जो अपने पॉइंट्स बता रहे थे, भारत से भी और पाकिस्तान से भी अंदाजे लगा रहे थे, उनके अंदाजे गलत साबित हुए हैं, बहुत हद तक गलत साबित हुए हैं। लोगों का ख्याल था कि, बल्कि मैं नाम भी ले सकती हूँ, अगर इंडिया से हम देखें तो मेजर गौरव आर्या जो हैं, आप जानते होंगे, रिपब्लिक टीवी से आते हैं। उनका अपना एक प्राइवेट, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, एक उन्होंने अपनी जैसे कहना चाहिए वेब टीवी भी बना रखा है। उस पर उन्होंने कहा था कि क्योंकि जो तालिबान है उनकी तादाद कम है और जो आर्मी है, अफगान आर्मी, वो 3 लाख है या बहुत ज़्यादा है, उनसे मतलब डबल से भी ज़्यादा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि तालिबान जो है वो कैप्चर कर लें पूरे अफगानिस्तान को और अफगान आर्मी जो है वो हार जाए या वो भाग जाए, समझ लें। तो उसके ऊपर खैर वो सब कुछ उनका अंदाजा गलत साबित हुआ, उनकी बात बिल्कुल गलत। ये और बात है कि पाकिस्तानियों को मौका मिल गया और उन्होंने वो क्लिप निकाल के आज 2 दिन से ट्विटर पे बड़ा चलाया जा रहा है कि जी मेजर साहब ने जो बात की थी वो गलत साबित हुई। लेकिन खैर ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, यहाँ पे भी कई लोगों ने कई बातें की जो गलत साबित हो गई। आपके ख्याल से ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ
कि एक इतनी बड़ी आर्मी जो है उसके आगे जो है वो तालिबान छा गए और वो ज्यादा मजबूत साबित हुए। और जो लोग समझ रहे थे, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि जो लोग तादाद में ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली हमें लगता है कि भाई इन्होंने कैसे अपने आप को हार जाना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ये क्यों गलत अंदाजा गलत कैसे हो गया एकदम? ओके, क्या होता है मैम, जब आपको फ्यूचर आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप सिर्फ बेस्ड ऑन जो डेटा आपके पास है आप उसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो सबका एनालिसिस अपने सोच से होता है, राइट। कई लोगों का थोड़ा मिलिटरी भी होता है। मेजर गौरव मेरे सीनियर हैं और वो काफ़ी पॉपुलर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं टीवी पर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर बार वो प्रेडिक्शन नहीं देते हैं, वो एनालिसिस देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे पास अभी ये 3 फैक्ट है, इन 3 फैक्ट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये होगा। पर ऐसा तो कोई भी नहीं हुआ धरती पर जिसने बोला हो और वो चीज़ ठीक आगे फ्यूचर में होगी, राइट। तो इट इज़ ऑल राइट। जैसे मेरा स्पेकुलेशन था कि सितंबर में, तब बिकॉज आई वाज ऑफ बिलीव कि बहुत स्पीड से ले लेंगे और मोर और लेस वो वहाँ पहुँच गए। किसी ने बोला था, ये तो यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था 12 महीने तक लड़ाई चलेगी, वो भी गलत हो गए। दिसंबर 2020 में अगर आप किसी की बात करते तो लोग बोल रहे थे सवाल ही नहीं उठता अमेरिका छोड़ देगा, नहीं तो इस रीजन का क्या होगा। वो लोग गलत हो गए। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं बिकॉज एनालिसिस होता है। तो इस और जहाँ नहीं, तक यू आर राइट, छोटी नहीं सर, मिलिट्री, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि गलत हो जाते हैं लोग। लेकिन मैं वही दोबारा एक बार रिपीट करूंगी कि आपके ख्याल से ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि इतनी बड़ी आर्मी जो है वो थोड़े लोगों के आगे झुक गई? या तो उसके 3-4 रीजन हैं। सबसे पहले जब हम मेंटली इन नंबर्स को एज्यूम करते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि 3 लाख लोग 50,000 लोगों के सामने खड़े हैं तो क्रश कर देंगे उनको। और ऐसा नहीं कि छोटी आर्मीज ने बड़ी आर्मीज को नहीं हराया। बैटल ऑफ पलासी, जहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की शुरू हुई थी हमारे, वहाँ पे एक छोटे से बैटल ने प्रूव कर दिया था। उसके बाद फिनलैंड ने रशिया का बुरा हाल कर रखा था। तो द फैक्ट इज कि पूरे अफगानिस्तान में जैसे तालिबान ने एरियाज लेने शुरू करे थे, वो रूरल एरियाज पहले लेते गए, अपनी पावर को कंसोलिडेट करते गए। और जहां तक अफगान आर्मी की लड़ाई का बात है, मेरे हिसाब से उनके 3 रीजन है। फर्स्टली, बहुत सारी अफगान आर्मी प्रेसिडेंट घनी के रूल के अंडर बहुत खुश नहीं थी, ये उनके काफ़ी एनालिस्ट ने बोले। और वो मे बी दे वांटेड अ रजीम चेंज। सेकेंडली, बहुत सारी अफगान आर्मी केम अंडर प्रोपेगेंडा ऑल्सो, जिसमें आपके पाकिस्तान के ISI का काफ़ी हाथ है। उन्होंने इस टाइम से क्विट कर दिया। वो क्विट करके अब क्या होगा, इट इज़ लाइक स्टोरी, अब पता लगेगी। अब आने वाले 6 महीने साल में पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन अभी किसी पर जो होते हैं इल्ज़ाम लगाना है, स्पेकुलेट करना, वो भी फौजी हैं कि कोई भी फौजी भागना पसंद नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट, राइट। वो अपने देश के लड़ना पसंद करेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये अभी पता लगा। तो अभी उन पर वो तोहमत लगाना या इल्ज़ाम लगाना या एज्यूम करना कि वो भाग गए छोड़ के, गलत बात होगा। क्योंकि लेट अस सी कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। क्योंकि यही लोग वापस, दे विल बी अगेन एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेम मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट या आर्मी या किसी तरह आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं होता कि 3 लाख लोग अफगानिस्तान से गायब हो जाएंगे, तब थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी। पर इसके मैं जो मानता हूँ मेन रीजन ये थे कि एक, देयर वाज नो, जब तक वो अमेरिकन कमांड एंड कंट्रोल में थे वो बड़े कोऑर्डिनेटेड आर्मी थी। एक यहाँ पे 10 आदमी, वहाँ 5 आदमी, आप ऐसे लड़ाई लड़ेंगे। चाहे अमेरिकन फोर्सेस बहुत कम थी, लेकिन एक तरह का स्पीड ब्रेकर था वो किसी को भी आगे आने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लोग गए, कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो गया। कोई भी लोकल एरियाज की फाइट शुरू हो गई। वो इन फेलियर ऑफ कमांड एंड कंट्रोल, सरकार ने कुछ ज़्यादा उनका साथ नहीं दिया, तो जो छोटी छोटी पॉकेट्स थी फौजियों की, उनको ये लगने लग गया कि हम किससे लड़ रहे हैं। डीमोरलाइज, इट वाज, मतलब वो उन्होंने मिलिटरीली या फिजिकली गिव अप नहीं किया, वो मेंटली बॉक डाउन हो गए कि हम किससे लड़ रहे हैं। और सेकेंडली, उनके पास जो प्रोपेगेंडा था जो काफ़ी मेजर चल रहा था कि तालिबान ने 80% देश ले लिया। और फिर जो तालिबान ने अपनी ब्रुटैलिटी दिखाई थी, जहाँ पे भी थोड़े से लोग कैप्चर हो जाते थे वो उनको सीधा गोली मार देते थे। तो ये चीज़ें मेंटली बहुत अफेक्ट करती हैं उन सोल्जर्स को जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं होता कि बहुत बड़ी फोर्स को हराने के लिए बहुत बड़ी ही फोर्स चाहिए। कई बार बहुत देशों ने सरेंडर किया है, तो इवन बड़ी लाखों की तादाद में करा है। और ऐसे तब से सोचते कैसे लाख लाख लोग सरेंडर कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। और एंड लास्टली,
इन जो आर्मी थी, वो आर्मी में भी ऐसा, आई एम श्योर ऐसा होगा जहाँ पे फैक्शंस, जैसे बहुत जगह पे वो वॉरलॉर्ड जो आर्मी के साथ मिलकर तालिबान के साथ जिन्होंने लड़ना था, जैसे ही तालिबान वहां पहुंचा उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे में आपका मोराल एकदम टूट जाता है और आप चले जाते हो कि मैं किस लिए लड़ाई करूं जब मेरे लोग ही मेरे साथ नहीं हैं। सो बट एज आई सेड कि आने वाले टाइम में थोड़ा क्लियर होगा, अभी थोड़ा स्पेकुलेट करना, इट विल बी टू अर्ली टू से। लेकिन लोग तो काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो छोड़ के भाग गए या चले गए अचानक से कंट्री, और वो तो उनको ये समझ रहे थे कि वो आखिरी तक लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत से ट्विटर पे बहुत से फीमेल्स ऐसी नजर आई जो कि काफी परेशान लगी और उनको लगा कि आगे उनका फ्यूचर क्या होगा। साथ ही चाइना ने कह दिया है कि जी वो अच्छे टर्म्स रखेंगे, वो फ्रेंडली टर्म्स रखेंगे तालिबान के साथ। रशिया ने कहा है अभी हमने कुछ नहीं सोचा है। आपके ख्याल से बाकी दुनिया किस तरह से देखेगी इस नए सेटअप को, और कौन इसको हेड कौन करेगा? आपके कुछ अंदाजा है? आपको कुछ लगता है कि कौन आएगा एज अ हेड? देखिए, रशिया ने तो एक तरह, रशिया उन देशों में से जिन्होंने अपनी एम्बेसी भी खाली नहीं करी, दे आर कॉन्फिडेंट, वो रशिया है। उन्होंने कहा हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब वो उस तरह आप पंगा लेके भी देख लो, तो उन्होंने अपना डेलीगेशन भेज भी दिया है। दे हैड टॉक विद, दे आर गोइंग टू हैव टॉक्स विद तालिबान, हो भी चुकी हो एक राउंड शायद। तो रशिया इज अभी दूर रखा, मतलब इट इज येट टू सी हाउ दे विल अलाइन, एंड दे विल बी हैप्पी टू वर्क हियर, क्योंकि तालिबान इज कंसिडर्ड अ एंटी अमेरिकन फोर्स। तो रशिया ने पूरे टाइम में अंडरग्राउंड उनको सपोर्ट किया भी है, जिसकी कुछ रिपोर्ट्स भी आती रही हैं। तो जिन लोगों के साथ आपने 20 साल थोड़ा सपोर्ट दिया है उनको, ताकि आप अमरीकियों से लड़ते रहे, नेचुरली आपके पास थोड़ी लेवरेज है उनसे बात करने के लिए। सेकंड, जहाँ तक चाइना की बात आती है, तो चाइना ने जैसे ही तालिबान ने मूवमेंट शुरू करी थी लड़ाई की, उन्होंने फटाफट तालिबान से बात करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर वो तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पाते। और वो तालिबान को कंट्रोल कर पाने के लिए ही इसमें पाकिस्तान का रोल इतना ज़रूरी है, क्योंकि चाइना तालिबान को पाकिस्तान के थ्रू कंट्रोल करेगा। और क्योंकि चाइना का अराउंड 70-75 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। इस बॉर्डर से अगर तालिबान, ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने जो यूगर मुस्लिम्स थे वहाँ पे उनको मिलिटेंसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और अगर ये मूवमेंट ज़्यादा पिकअप हो जाती है तो एक और दूसरी मूवमेंट है ETIM, जिसको बोलते हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तो अगर ये मूवमेंट टेक ऑन हो जाती है तो जिस तरह से जो मिलिटेंसी एकदम पीक हो जाएगी चाइना में, और चाइना कभी भी एंटर नहीं कर सकता अफगानिस्तान ऑन इट्स ओन, क्योंकि लेट्स से कि उन्होंने अपना सबक सीखा हुआ है रशिया को और अमेरिका को अफगानिस्तान में देख के। तो चाइना के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और इसलिए उसका पाकिस्तान के साथ साथ इसीलिए खड़ा है वो, कि पाकिस्तान के थ्रू किस तरह तालिबान को कंट्रोल कर सके। क्योंकि तालिबान जो है अब एक तरह का अफगानिस्तान गढ़ बन जाएगा टेररिस्ट मूवमेंट्स का। यहाँ आईसिस भी आ जाएगी, अलकायदा रिवाइव हो जाएगा, बाकी जितनी जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट तंजीम है वो अपने बेसिस वहाँ बना लेंगे। तो इस तरह से चाइना को बहुत डर है कि ये फिर जो ETIM, जो भी बहुत छोटी मूवमेंट है, वो बड़ी हो जाएगी। और जो वो डिटेंशन कैंप्स उन्होंने यूगर मुस्लिम्स के बना रखे हैं, और वहाँ इतनी, शिंजियांग जो है वो यूगर मुस्लिम्स वहाँ रहते हैं, और उसी का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। और वहाँ पे अगर ये मूवमेंट शुरू होगी, चाइना के सारे 2049 के ग्लोबल बार के सपने धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि दे विल बी सो ऑक्यूपाइड देयर। हेंस ये जो आने वाले टाइम में अफगानिस्तान, इफ इट्स कंटिन्यूज टू बी विद तालिबान, वो पाकिस्तान और चाइना को बहुत बिजी रखने वाला है। और US का रोल वट एवर इट इज़, जो भी मिनिमल रहेगा, तो थ्रू पाकिस्तान ही रहेगा। और रशिया अपनी मैनेजमेंट अकेले करेगा। रशिया पिछले 30 साल से उन्होंने 30 साल पहले अपनी, काफ़ी सालों से अपनी कम्युनिस्ट रजीम रखी थी, वहाँ पे कम्युनिज्म का अभी भी सपोर्ट बेस है। तो वो धीरे धीरे कैसे उसको लाएंगे, नॉट इन प्योर कम्युनिस्ट टर्म्स, वो तब USSR था, बट लेट्स सी इन अ रशियन वे जो लाएंगे। सर, पाकिस्तान तो रेफ्यूजीज को वीज़ाज देगा ही। जो अफगान रेफ्यूजीज आना चाहेंगे, पाकिस्तान ने पहले भी किया था, आइंदा भी यही करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें भारत क्या सोचता है? कई लोग इंडिया से ऐसे हैं जो कहते हैं कि इंडिया को जो अफगान रेफ्यूजीज हैं उनको वीज़ा देना चाहिए। आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं या नहीं? नहीं, देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। आई मीन, जो आम आदमी, जो आम नागरिक है वहाँ अफगानिस्तान का,
जो आपकी मेरी तरह घर में रह रहे अपना नौकरी करके जिंदगी आप नॉर्मल लाइफ है, जहाँ भी मिलिटेंसी हिट एरियाज होते हैं वहाँ पे एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है कि ये सारे लोग ऐसे हैं। ऐसा नहीं है, आम लोग हैं। तो अब वो कहाँ जाएंगे? दुनिया ने सीरिया की भी मदद करी है, 5-10 मिलियन रेफ्यूजीज यूरोप में बेस हुए, कनाडा में गए, यूएस में गए। अब जब अफगानिस्तान को जरूरत है नेचुरली वो जाएंगे, तजिकिस्तान जाएंगे, ईरान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। कनाडा ने अनाउंस किया हम 20,000 रेफ्यूजी लेंगे, इंडिया ने 2-3 जहाज भेजते रहेंगे। तो इस टाइम पे इसीलिए यही ह्यूमैनिटेरियन एड का एक हिस्सा है कि आप रेफ्यूजीज को जो मदद कर सकें तो करें, लेकिन हर देश की एक लिमिट होती है। तो पाकिस्तान को देखना आप कितनी लिमिट में रेफ्यूजीज ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी आई थिंक 35 लाख के आसपास हैं, 35 से 40 लाख के आसपास। तो या तो आप उनको वेलकम करके ले लें या वो जबरदस्ती आना शुरू हो जाएंगे। तो ये आपकी इंटरनल मैनेजमेंट रहेगी। लेकिन सर भारत भी देगा तो आपको नहीं लगता कि जो चीज़ पाकिस्तान ने फेस की जब रेफ्यूजीज आए हैं उनके साथ ही ये शिकायतें भी रही पाकिस्तान को कि हथियार भी तभी आए, ड्रग्स का भी तभी शुरू हुआ अफगानिस्तान साइड से। तो आपको नहीं लगता अगर भारत भी रेफ्यूजीज को जो है वो वीज़ाज देगा या आने देगा तो यही प्रॉब्लम उधर भी आ सकती है? और वैसे भी अगर आपके पड़ोस में आग लगी हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े। तो ये सोचना कि जो कुछ भी होगा बुरा पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ ही होगा, ये सोचना कहाँ तक सही है इंडियंस का? ये सोचना काफी हद तक इसीलिए सही है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये अर्थक्वेक की तरह था जो एकदम आ गया पाकिस्तान में। ये प्रॉब्लम आपके पुरानी रजीम्स ने, आपके पुराने जनरल्स ने, ISI ने खुद डेवलप करी है। किसी ने नहीं बोला था तालिबान के लीडर्स को आप शरण देनी शुरू करें, किसी ने नहीं बोला था आप अफगानिस्तान में जाके टेरर कैंप्स बनाए जहाँ पे आप उनको ट्रेनिंग दे ताकि आप हिंदुस्तान भेज सकें। तो जो रास्ते आपने बनाए अब उस पर ट्रैफिक शुरू हो गया, तो इसमें और किसी की गलती नहीं। और सेकेंडली इवन अब तक आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी भी जो तालिबान जिन्हें किया है इट इज़ आउट एंड ओपन सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें मतलब इट इज़ बियॉन्ड डिबेट, इसमें ये हाँ या ना की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अब क्या होगा, राइट? तो बात ये नहीं कि कोई विश कर रहा है कि किसी की आग लगे, किसी का ये हो, किसी का वो हो, पर एक स्टेटस को भी होता है। जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, आपके बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, आपने फेंसिंग कर ली 2600 किलोमीटर पे, इट इज़ वन थिंग, पर फेंस कहाँ तक रोक लेगी जनता को? फेंस कहाँ तक आप रोक लेंगे अगर हजारों लाखों की तादाद में लोग आने शुरू हो गए? और आपके फेंस के बिल्कुल इस तरफ TTP वाले बैठे हैं जो भी तरह के तालिबानी हैं, बस वो आपसे लड़ रहे थे, वो अमेरिकन से लड़ रहे थे। जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान ने क्या सोचा है कि मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में आ जाएंगे तो हम तालिबान के साथ मिलके जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उनको अंडर कंट्रोल कर लेंगे और मान जाएंगे लोग। लेकिन क्या हो सकता है कि वो दोनों तालिबान मिलके आपसे लड़ाई शुरू कर दें। तो अभी आने वाले टाइम में क्या होगा कोई नहीं बता सकता, सिर्फ आप सोच सकते हो, जो एक एजुकेटेड गेस है कि ऐसा भी हो सकता है। सो इट इज़ इंडिया डिप्लोमेटिकली हम खुद मानते हैं, आई मीन कोई भी आदमी, नेशनलिज्म एक तरफ, लेकिन एक ये सच्ची बात है कि अफगानिस्तान में इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम है। हमारी डिप्लोमेसी ने ज़्यादा इफेक्ट जितना होना चाहिए था हमारा नहीं है। और अब वो सिचुएशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई है क्योंकि वहाँ तालिबान आ गए। अब हमें मतलब यूँ लगा लीजिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा अपनी वहाँ पे बातचीत करना और देखना क्या करना। जितना और पाकिस्तान क्या चाहेगा कि हमारी तालिबान से बिल्कुल बात ना हो। और अफगानिस्तान में ओवर लास्ट 30, 40, 50 रादर जब से दोनों देश बने हैं, अफगानिस्तान ने हमेशा इस एंगल को बड़े अच्छे से प्ले करना सीख लिया है कि कैसे इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में वो पानी को उबलने नहीं देते, वो वहां तक रखते हैं कि जहां से बेनिफिट हो सके। सो इट्स अ गुड मूव फ्रॉम देयर साइड। तो लेट्स सी। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आज आपने ज्वाइन किया एंड आई होप टू सी यू सून, क्योंकि रोज ही कोई ना कोई नई डेवलपमेंट हो रही है तो हम आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि आप आइए और हमें कुछ और, ताकि हम समझ सकें सिचुएशन को। लेकिन जो भी हो सब लोग यही चाहते हैं कि पीसफुली हो और मजीद हम दोबारा उसी तरह का तालिबान का चेहरा ना देखें और वहाँ पे भी लोग आराम से रहें और पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि सब जगह ही लोग सुकून से रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू।